गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक हमने ओपन सीरीज में मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा। अकेले मौर्य साम्राज्य पर ही मैं देख रहा था कि 10 एपिसोड हमने डाले हैं। अगर औसत 25 मिनट भी डाल दिया जाए तो लगभग 4 घंटे 4.25 घंटे की चर्चा है। और ये चर्चा इतनी विस्तृत है, इतनी डिटेल्ड है कि इसको पढ़ लेने के बाद, इसको आत्मसात कर लेने के बाद शायद ही कोई प्रश्न आपसे बाहर रहे, राइट। और फिलहाल मौर्य साम्राज्य पे हमने एक T20 भी आपको दिया हुआ है और नेक्स्ट 1 या 2 और T20 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो भी आपको दूंगा। फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल। और जो मौर्योत्तर काल है, प्रायः ऑलमोस्ट आप लोगों में से अलग से कोई मौर्योत्तर काल नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वास्तव में मौर्योत्तर काल को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। क्यों, आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल के संदर्भ में कैसे पढ़ना है, ये भी चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है ये भी देख रहे हैं। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं, राइट। 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। पहली चीज तो मौर्योत्तर काल को हम लोग सामान्यतः राजनीतिक अंधकार का काल कहते हैं। राजनीतिक अंधकार युग, इतिहासकार तो सीधे अंधकार युग, डार्क एज कह लेते हैं। तो हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि राजनीतिक अंधकार का युग था कि नहीं था। जाहिर सी बात है, राजनीतिक अंधकार का युग था। लेकिन अगर कोई काल राजनीतिक रूप से अंधकार का युग है तो क्या वह काल अन्य क्षेत्रों में भी वैसा रहेगा? नहीं। आप देखेंगे कि यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो यह बहुत महत्वपूर्ण रहा मौर्योत्तर काल, राइट। तो हम लोग जब उसकी चर्चा करेंगे तो जरूर चर्चा करना चाहेंगे, राइट। मौर्योत्तर काल में ही आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्ण युग भी आया, क्लियर। तो राजनीतिक अंधकार के युग को पे जाने की जरूरत नहीं है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी नजर डालने की जरूरत है। इससे पहले कि हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ें, 2 चीज जानिए। अगर आप देखें, एक मॉडल की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा यहाँ पे, और मैंने पहले भी कहा है कि काफी विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ और उसका उद्देश्य ये है कि आप लोग अधिक से अधिक इन चीजों को समझें। जैसे मैं अगर कहूँ कि भारतीय इतिहास, एक मैं मॉडल दे रहा हूं यहाँ पे कि भारतीय इतिहास विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के तत्वों का संघर्ष है। पूरे इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं। और आप जैसे भी समझिए, ऋग्वैदिक युग से अगर विकेंद्रीकृत समझना चाहते हैं, जन जन से बड़े जन, बड़े जन से महाजन, महाजन से साम्राज्य, ये प्रोसेस हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। अब हम यहाँ मौर्य साम्राज्य से शुरू कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य तक की कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है और आपको बताया कि मौर्य जो साम्राज्य है, हम लोग इसे केंद्रीयकरण का मॉडल रूप मानते हैं। अगर केंद्रीकृत मॉडल कैसा हो, उसका अगर मॉडल रूप, आइडियल रूप अगर हमको देखना हो, अगर हम आपसे पूछें तो आप यही कहेंगे कि सर आइडियल, इसका केंद्रीकृत का जो आइडियल रूप हो सकता है वो मौर्य साम्राज्य हो सकता है। यानी कोई साम्राज्य कितना, क्या कहते हैं, केंद्रीकृत है, अगर हम मौर्य साम्राज्य से कंपेयर कर लें तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य जब बिखरेगा यहाँ पे, तो विकेंद्रीकरण मौर्योत्तर काल में आपको दिखाई देगा। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण दिखाई देगा। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि केंद्रीय सत्ता आपके पास नहीं दिखाई देगी, कई छोटे छोटे राज्य आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप कुछ प्रमुख को पढ़ते हैं। शुंग हो गए, सातवाहन हो गए, राइट, सातवाहन हो गए, चेदी हो गए, है ना, कौरव वंश हो गए,
कण्व वंश हो गए उत्तर और दक्षिण भारत में। ये विकेंद्रीकरण का एक तत्व आपको दिखाई देगा, फेज दिखाई देगा। फिर आगे चल करके आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के बाद फिर केंद्रीकृत शक्तियां शक्तिशाली होंगी। ये रहा आपका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण हुआ या विकेंद्रीकृत शक्तियां जब सक्रिय हुई तो मौर्य काल में आपको, मौर्योत्तर काल में ये विकेंद्रीकरण दिखा। और इसके बाद फिर केंद्रीकरण आपको अगर दिखाई देगा, केंद्रीकृत शक्तियां अगर होंगी तो आपको एक बार फिर गुप्त साम्राज्य का उदय होगा। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की बात हो। और मजेदार बात यह है कि ये समस्त प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी इंटरलिंकिंग को कनेक्ट कर लीजिए, इतिहास आपको बहुत आसान हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी या ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल में फिर विकेंद्रीकरण आपको दिखाई देगा। गुप्तोत्तर काल में देखिए कि सर हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है गुप्तोत्तर काल को, बहुत ही कम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो जाएगा और फिर यहीं से राजपूत युग भी शुरुआत होगा, विकेंद्रीकरण होगा, राइट। और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर दिल्ली सल्तनत का बिखराव, फिर मुगल का बिखराव, फिर ब्रिटिश साम्राज्य। ये फार्मूला आगे भी बढ़ता चला जाएगा। गुप्तोत्तर के बाद दिल्ली सल्तनत होगी, केंद्रीकृत होगा, फिर बिखराव होगा, फिर केंद्रीकृत होगा आपका मौर्य साम्राज्य में, फिर बिखराव होगा तो ब्रिटिश एम्पायर बन जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन हिस्ट्री है आपको, वो कहीं न कहीं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शक्तियों का संघर्ष आपको दिखाई देता है। और एक बात मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि आज भी देख लीजिए कि जो केंद्रीय शक्ति है और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कहीं न कहीं वो उसी की अभिव्यक्ति आपको आज भी देखने को मिल जाएगी भारतीय संघवाद में, है ना। तो खैर हम जब अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाइड पावर पोर्शन को देखेंगे तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस बात को जानने की जरूरत है। श्योर हो गई बात। ये इस मॉडल के बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं मौर्योत्तर काल के संदर्भ में। वास्तव में जब हम लोग मौर्योत्तर काल को देखते हैं, है ना, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल आपको दिखाई देगा। और इसमें हम दो प्रवृत्तियां देखते हैं। मौर्योत्तर काल में दो प्रवृत्तियां देखते हैं। पहली प्रवृत्ति तो देखते हैं स्थानीय राज्य, स्थानीय या क्षेत्रीय राज्य, छोटे छोटे राज्य होंगे, राइट। और दूसरी प्रवृत्ति आप देखेंगे विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण। अभी आपको ये प्रश्न भी पता चल जाएगा कि क्यों राजनीतिक अंधकार का युग कहा गया। स्थानीय राज्य जो हुए इस युग में, मौर्योत्तर काल में अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है पुष्यमित्र शुंग वाला जो शुंग वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश आपको दिखाई देगा, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। इसका मतलब ये कतई नहीं समझिएगा कि क्या सर यही इतने शासन थे, नहीं, और भी रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं। और विदेशी आक्रमणों में अगर आप देखेंगे तो हिंद यमन आक्रमण होगा, शक आक्रमण होगा, पल्लव होगा, पल्लव आक्रमण होगा, पार्थियन इसको आप कहते हैं। बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूं और करने वाला भी हूं। पल्लव हो गया, पार्थियन हो गया, कुषाण हो गया। अनवरत आक्रमणों की श्रृंखला है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश की राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करना चाहें तो मौर्य साम्राज्य की तुलना में वो कितना टुकेगा। जाहिर सी बात है मौर्य साम्राज्य की तुलना में वो टिकने वाला नहीं है। हमारी इस परिस्थिति में
राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं वो कम होनी ही होनी है, और वास्तव में और राजनीतिक इतिहास लेखन को अभी तक आप लोग फोकस करते हैं तो ये राजनीतिक अंधकार का युग होगा ही होगा। लेकिन आप देखिएगा आगे बढ़ेंगे जब आप लोग इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर सेक्शन को देखेंगे, सोसाइटी के सेक्शन को देखेंगे, तो बहुत आधारभूत परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, है ना। और उस सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पेशली फोकस करना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कल्चर को तो स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है। लेकिन यहां तक आप हमारी बात समझ गए होंगे कि मौर्योत्तर काल में क्यों राजनीतिक उपलब्धियां कम हो रही हैं, या राजनीतिक अंधकार का युग उसे क्यों कहा गया। क्लियर है। अब एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इस टॉपिक को जब भी हम लोग पढ़ें तो प्रीलिम्स के हिसाब से क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, एक बात जान लिया जाए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आर.एस. शर्मा की किताब सफिशिएंट है, लेकिन मौर्योत्तर काल पे या गुप्तोत्तर काल पे देखेंगे, पढ़ना तो है ही लेकिन उतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है। तो कहीं और नहीं जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया उसका आप एक पॉइंट आउट नोट्स बनाते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आर.एस. शर्मा पढ़िए, दैट्स एनफ। फिलहाल दृष्टिकोण में आप लोग पहला बात ध्यान में रखिएगा कि स्रोतों की चर्चा करिएगा। इस युग के जितने भी स्रोत हैं, स्रोतों पे विशेष नजर रखिएगा। क्लियर। और स्रोत में भी एकदम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, प्राथमिक स्रोतों पे नजर रखना है और अभिलेखीय स्रोतों पे, है ना, याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई आर्थिक या सांस्कृतिक पहलू है कि नहीं है, इकोनॉमिक या कल्चरल। सांस्कृतिक पे तो एकदम ध्यान में रखेंगे, आर्थिक परिवर्तनों पे भी ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। और आपका नजरिया सदैव पॉलिटिकल ज्यादा होता है और वो बहुत कम पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग प्रेफरेंस देंगे किसको, राजनीतिक घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को। क्लियर है। तो एक एक सेक्शन को हम लोग देखते हैं। हम लोग आज पहले चर्चा करेंगे शुंग वंश पे, कण्व और सातवाहन पे कल चर्चा करेंगे, संभव हुआ तो चेदी वंश को भी आगे देखा जाएगा। क्रम पढ़ने का हमारा यही रहेगा। क्लियर है, राइट। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, शुंग वंश की चर्चा करते हैं। शुंग वंश, शुंग वंश आप वैसे भी जानते हैं कि जो इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को पराजित करके शुंग वंश की नींव इसने डाली थी, है ना। आपको बताऊं, शुंग वंश को हम लोग वैदिक या ब्राह्मण वैदिक पुनरुत्थान का काल कहते हैं। वैदिक, ये जो बातें लिख रहा हूं बेटा, ये सीधे आप ये मान के चलो वैदिक पुनरुत्थान का काल। हो सकता है कथन कारण में आपको दिख जाए, क्यों? क्योंकि इस वंश के जो शासक हैं वो आपको वर्णाश्रम धर्म के संस्थापक, वर्णाश्रम के संरक्षक दिखाई देंगे, नंबर एक। दूसरी चीज, सनातन धर्म के अनुयायी दिखाई देंगे। और आप जानते हैं कि मौर्य वंश के जितने भी शासक थे वो सनातन धर्म को नहीं मानते थे, या तो जैन, या तो आजीवक, या तो बौद्ध धर्म, है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, हमने चर्चा भी किया था मौर्यों के पतन में, कि हरप्रसाद शास्त्री जैसे लोग ये कहते हैं कि यह ब्राह्मण प्रतिक्रिया थी। वैदिक पुनरुत्थान का काल आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसे ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण प्रतिक्रिया होती तो अन्य ब्राह्मण भी शुंगों का साथ दिए होते। तो निश्चित रूप से इसे इस रूप में देखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
कहीं भी कथन कारण में आए तो वैदिक पुनरुत्थान का काल तो मानेंगे, लेकिन यह ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं मानेंगे। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। पहला जो था पुष्यमित्र शुंग। चलिए हम लोग आपको इसके स्रोत की चर्चा कर दे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ध्यान में रखना है हमको स्रोत, कि शुंग काल के अध्ययन के लिए कुछ प्रमुख स्रोतों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सवाल यहाँ से पूछे जाने हैं। तो स्रोत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैसे? पहले साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद कुछ साहित्यिक स्रोतों की चर्चा के साथ साथ हम लोग कुछ पुरातात्विक स्रोतों की भी बात कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है सब यही लिख लिया जाए, लेकिन फोकस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत पे ध्यान देने की जरूरत है। पहली जो साहित्यिक स्रोत है वो है आपका पातंजलि का महाभाष्य। वास्तव में जो महाभाष्य है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका है, यानी व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन पातंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, आचार्य थे, इसलिए यह मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए आधारभूत सूचना या प्राथमिक ग्रंथ है। दो चीजों के लिए आप हमेशा देखोगे पातंजलि का जो महाभाष्य है। पहली बात तो यह पता चलता है कि यवनों का आक्रमण हुआ, हिंद यवन का आक्रमण हुआ। हम लोग जब आक्रमण की चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि हिंद यवन और यवन में कोई अंतर है कि एक ही है, लेकिन यवनों का आक्रमण हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि यवनों को पराजित कर दिया गया था, पीछे ढकेल दिया गया था। साथ ही साथ 2 अश्वमेध यज्ञ करने की बात चलती है। 2 अश्वमेध यज्ञ ये भी सूचना देती है। और आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो वैदिक परंपरा में होता था, राजा के चतुर्धिक प्रभाव का द्योतक होता था। इसके अतिरिक्त आपको मिलेगा गार्गी संहिता, युग पुराण का ये पाठ है। और गार्गी संहिता से भी यवन आक्रमण के बारे में सूचना मिलती है, यवन आक्रमण के बारे में सूचना मिलती है। तीसरा जो साहित्यिक स्रोत है समकालीन है, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। और इसी बहाने जो बात हम चर्चा कर रहे हैं एकदम फैक्ट जानते रहिए। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है, मल्लिका और अग्नि मित्र, है ना। और वास्तव में कालिदास जो है वो क्या है, गुप्त युग के, चंद्रगुप्त के समय के हैं। लेकिन यह जो किताब है वो लगभग समकालीन मानी जाती है। कालिदास की शुरुआती रचनाओं में है ये मालविकाग्निमित्रम, है ना। अंतर बहुत है, लेकिन कालिदास के मालविकाग्निमित्रम को भी हम मानते हैं शुंग वंश का एक प्रमुख स्रोत मानते हैं, राइट। और अब अगर हम बात करें कि इसके एक और छोटा सा नाम देख लें, हालांकि सेकेंडरी साक्ष्य है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मेरुतंग की थेरावली, मेरुतंग की थेरावली बौद्ध परंपरा में है ये, ठीक है। ये 4 ग्रंथों को अगर आप जानते हैं इसी का उल्लेख होगा। प्रीलिम्स हमको नहीं लगता कि इससे बाहर कभी भी रहेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि कुछ अभिलेखों की बात करते हैं, राइट। कुछ स्रोतों की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपसे पूछे भी जाने चाहिए। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में एक तो आपको पहला जो मिलेगा वो मिलेगा पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख। इसके अधिकारी का है, अयोध्या लेख है। यवन आक्रमण और अश्वमेध यज्ञ दोनों के लिए उल्लेखनीय है। दूसरा जो है हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बेसनगर लेख। और आप देखेंगे कि इन दोनों स्रोतों से भी पर्याप्त सूचना आपको मिलती है, पर्याप्त प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो ये रहा स्रोतों पे, हमने पहले आपको थोड़ा सा फोकस कर दिया कि एक बार स्रोत आप देखे रहेंगे। कहानी सब कुछ आप जानते हैं। आइए, कहानी वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छा लगता है और वहां से पूछा भी नहीं जाता, दिक्कत तो इस बात की है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका जो राजनीतिक इतिहास है, जो अपेक्षाकृत
कम महत्वपूर्ण है। पुष्यमित्र शुंग, डेट वेट एकदम रटने की जरूरत नहीं है, 185 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है, एकदम नहीं रटिएगा। शुंग वंश का संस्थापक है, शुंग वंश का संस्थापक है। लेकिन अब देखो यहां से सवाल उठेगा कि यह राजा की उपाधि नहीं धारण करता है, बल्कि यह जो इसकी जो उपाधि थी वो सेनापति की थी। अब देखो कैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम जब प्रश्न पूछेंगे तो पूछेंगे ही T20 में। आप समझिए, जो सेनापति की जो उपाधि है, वास्तव में इसलिए सेनापति की रखा क्योंकि वो सेनापति के रूप में ऑलरेडी बहुत फेमस था, मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। फिर वो राजा रखे तो उसने राजा की उपाधि नहीं रखी, हालांकि यह स्वतंत्र शासक हो चुका था, है ना। अब मालूम कि यूपीएससी में क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर में आपको कथन कारण में पूछ लिया जाए कि मौर्य साहब की कथन दे दिया जाए आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने राजा की उपाधि धारण नहीं की, और कारण लिख दिया जाए कि वो मौर्यों के अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य कर रहा था। जाहिर सी बात है कथन सही होगा, कारण गलत होगा। यहाँ के कॉन्सेप्ट पे जो छुपा हुआ पार्ट है वो क्लियर कट होना चाहिए। तो एक बार आप जानते रहे तो कथन कारण कभी भी गलत नहीं होता है। तो क्या था, उसने सेनापति की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि इसलिए नहीं धारण की क्योंकि उसी रूप में वो फेमस था। फिलहाल आपको बताऊं, आता है यवन आक्रमण। यवन आक्रमण, हालांकि कौन यवन आक्रांता था ये तो नहीं पता चलता, लेकिन अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि पातंजलि और गार्गी संहिता से ये बात पता चलता है कि यवनों ने आक्रमण किए, और माना यह जाता है कि इस आक्रमण का जो नेता था वो डेमेट्रियस था। हम लोग यवन आक्रमण में रिपीट करेंगे इस बात को। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग का जो क्या कहते हैं, नाती कह लीजिए या पोता कह लीजिए, लड़के का लड़का वसुमित्र ने इसे पराजित किया। ये नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, वसुमित्र ने पराजित किया, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आपको बताता हूं। वास्तव में अगर लिख दिया जाए पराजित किया, राजनीति में इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं कि पुष्यमित्र, अरे यवनों को पराजित करने का श्रेय किसे है? पुष्यमित्र शुंग के समय की घटना है, पहले तो आपको लिखना ही होगा, लेकिन उसी में अग्निमित्र भी डाल दे, वसुमित्र भी डाल दे, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर वसुमित्र को पूछना चाहता है। तो ठीक है, पराजित किया गया। यही एकमात्र इसकी जो घटना थी वो आपको दिखाई देगी। और राजधानी जो है, कैपिटल जो इसकी थी, कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। जाहिर सी बात है, मगध साम्राज्य का जो इसने वो किया था, क्या कहते हैं कि पराजित किया था, पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी रही। श्योर, आगे बढ़ते हैं। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 2 अश्वमेध। और आपको यहीं पर हम बता दें कि जहां जहां ये बात आए पूरे इतिहास में एक टेबल बना लीजिए अपने कॉपी में, जो फुटनोट्स में, कि किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए। कभी आपसे वो पूछवा सकता है, कूटबद्ध करवा सकता है कि निम्नलिखित शासकों पर विचार करें, किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राइट है, तो पुष्यमित्र शुंग था, आचार्य इसके पातंजलि थे। और माना जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो अश्वमेध यज्ञ हुआ वो अश्वमेध यज्ञ क्या रहा होगा कि एक राज्यारोहण के समय रहा होगा, और एक जो है जो क्या कहते हैं यवनों को पराजित करने के बाद रहा होगा। श्योर, तो ये रहा पुष्यमित्र शुंग। आपको एक बात बताऊं, वास्तव में कल्चरल पहलू पे, कल्चरल एस्पेक्ट पे आते हैं। वास्तव में पुष्यमित्र शुंग के समय में ये आरोप लगाया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था। इस बात को समझने की जरूरत है, पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, है ना। तो कॉन्सेप्ट के रूप में जानिए कि ऐसा नहीं था, लेकिन क्या घटना थी, क्या बात थी, उसे समझने की जरूरत है। तो पहले तथ्य समझिए, फिर एनालिसिस आपको बताता हूं। बौद्ध विरोधी था हम नहीं मानते, सामान्यतः बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, और कारण जो बताते हैं कि कारण ये है कि उसने जो कौशाम्बी में घोषिताराम विहार था, कौशाम्बी में घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षुओं का था, घोषिताराम विहार में आग लगवा दिया था, आग लगवा दिया था।
राइट। तो अब तो आप कहेंगे सर अब आप क्यों नहीं बौद्ध विरोधी मान रहे हैं जब उसने आग लगवा दिया था, लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है। इतिहास में क्या कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे आपको विरोधाभासी चीजें आएंगी, लेकिन समझिए जानिए वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि वैदिक प्रतिक्रिया का काल तो था ही, आपने देखा अश्वमेध यज्ञ हुए, तो कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे उनको लगता था कि बौद्ध धर्म संकट में आ सकता है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। और जब विरोध किया तो कोई भी शासक होगा उसका पहला जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा कि निश्चित रूप से बौद्ध उसको दमन किया जाए, और उसने ऐसा काम किया। जाहिर सी बात है केंद्र कौशाम्बी का घोषिताराम विहार रहा होगा। यह बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही, मैं दूसरे तरीके से कहिए समझाऊं। आप देखिए स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुई इंदिरा गांधी के समय, हालांकि ठीक है उसकी कीमत इंदिरा गांधी जी ने अपने जानों से दी, आतंकी आ गए थे तो क्या हुआ, सेना घुसानी पड़ी। हजरत बल दरगाह देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ था। यानी आज के डेट में अगर कोई भी राष्ट्रद्रोही ताकतें किसी मंदिर मस्जिद या चर्च को आधार बनाती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से पुष्यमित्र शुंग का जो एक्शन था वो उसी के अनुरूप था, राजधर्म के अनुरूप था। मैं दूसरा साक्ष्य देता हूं जो कि ये साबित करता है कि वास्तव में शुंग जो थे या पुष्यमित्र जो शुंग थे वो बौद्ध विरोधी नहीं थे। आइए उसका साक्ष्य दूं। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो शुंग काल में स्तूपों का संवर्धन करवाया गया, स्तूपों का संवर्धन करवाया गया। और स्तूप बौद्ध संस्मारक हैं। अगर शासक बौद्ध विरोधी होगा तो जाहिर सी बात है वो स्तूपों का संवर्धन नहीं कराएगा। दो स्तूप मिलते हैं, एक तो आपका मिलता है कौन सा, सांची रायसेन जिला, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, रायसेन। 3 स्तूप यहाँ पे मिले हैं, और एक है भरहुत स्तूप, सतना में है। और शुंगों के काल में इसका विस्तार कराया गया, संवर्धन करवाया गया। ये अशोक कालीन अभिलेख है, पहले ईंटों के अशोक कालीन स्तूप है। पहले ईंटों के बने हुए थे, लेकिन अब इसमें पाषाण वेदिकाएं लगाई गई। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर पुष्यमित्र शुंग विरोधी रहता तो क्या इन स्तूपों को इसका संवर्धन करवाता? निश्चित रूप से नहीं करवाता। इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा कि वास्तव में पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि जब बौद्धों ने, कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जब विरोध किया तो उसका उसने कड़ी प्रतिक्रिया की थी, राइट। तो फिलहाल पुष्यमित्र शुंग रहा। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो हमें राजाओं के नाम मिलते हैं, इसके बाद कुछ राजाओं की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद आपको मिलेगा अग्निमित्र मिलेगा। ये पहला ऐसा शासक होगा अग्निमित्र शुंग वंश का, जो कि अग्निमित्र जो है वो क्या होगा कि इसने, अग्निमित्र ने पहला ऐसा शासक था जिसने राजा की उपाधि धारण की थी, राजा की उपाधि धारण की, राइट। और अग्निमित्र के बाद नेक्स्ट जो मिलेगा वसुमित्र मिलेगा। कोई खास उपलब्धि नहीं, राजनीतिक को हमने पहले भी कहा कि बहुत ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वसुमित्र ने ही यवनों को पराजित किया था, ये हमने बताया। हिंद यवनों को इसने पराजित किया। इसके बाद हमें जो राजा मिलते हैं वो भागभद्र का नाम मिलता है। ये 9वें राजा थे। अब आप कहेंगे कि सर बीच में कहाँ गए? कुछ रहे होंगे जिनका कोई खास महत्व नहीं है। ये इस शुंग वंश का 9वां राजा था। और इसके समय में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है ना, वो ये है, महत्वपूर्ण सूचना ये है 9वां राजा कि जो तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला का यवन राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसे जानना चाहिए। यवन राजा एंटियालकीट्स, नाम कभी भी पूछा जा सकता है, अभी नहीं पूछा हुआ है। एंटियालकीट्स, एंटियालकीट्स ने, तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकीट्स ने हेलियोडोरस को,
हेलियोडोरस को राजदूत के रूप में भेजा। और आप जानते हैं कि यह परंपरा मौर्य कालीन ही थी, कोई नई परंपरा नहीं, राजदूत के रूप में भेजा। और इसने, हेलियोडोरस ने क्या किया कि भागभद्र की सहमति से, अब लिख नहीं रहा हूं, आप समझ सकते हैं, वेशनगर विदिशा में, वेशनगर यानी विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म का ये एक तरह से पहला आपको मिलेगा, राइट, वैष्णव धर्म का ये पहला ऐसा शासक मिलेगा, पहला ऐसा अभिलेख मिलेगा, अभिलेखीय साक्ष्य मिलेगा भागभद्र, राइट, के शासन, भागभद्र के शासन काल का जो वेशनगर अभिलेख है ये पहला ऐसा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और सांस्कृतिक है। और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो लोग आते थे, अधिकांश आप विदेशियों को देखेंगे कि वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए, है ना। हालांकि शैव के भी साक्ष्य हैं, हम नहीं कह रहे कि वैष्णव और शैव नहीं है, लेकिन अधिकांश हैं। तो अगर अधिकांश के अतिरिक्त कहीं कोई चीज पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अंतिम में एक शासक मिलता है और वो मिलता है कौन, अंतिम स्थिति में देखें तो ये एक नाम मिलेगा आपको देवभूति, देवभूति। और देवभूति की जो हत्या कर दी वो किया किसने, वसुदेव ने, देवभूत की हत्या वसुदेव ने की और इसने कण्व राजवंश की नींव डाली। क्लियर है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप सातवाहन, शुंग और कण्व वंश स्पेशली पढ़ लें तब जाकर के उसके सोशल एस्पेक्ट को पढ़ना चाहें, पढ़ने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि दोनों की जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक ही जैसी है। हाँ, सातवाहनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आपको दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से इसका जो राजनीतिक पहलू और जो सांस्कृतिक पहलू था वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। कल की क्लास में हम लोग कण्व वंश को देखते हैं और कण्व और सातवाहन को। कण्व को तो एकदम नॉमिनल ही है, दो ही तीन शासक आपको मिलते हैं, संस्थापक जानिए और अंतिम जानिए। लेकिन कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कण्व और सातवाहन वंश की, फिर चेदी वंश की चर्चा करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को का इस जुड़ने से, इस मिशन से जुड़ने के लिए। और अधिक से अधिक आप लोग इस मिशन के साथ जुड़े, इतिहास की समझ को जो है क्या कहते हैं विकसित करें, मजबूत करें। और अगर कहीं कोई भी आपको समस्या समझ में आती है तो वो हमें प्रतिक्रिया के द्वारा जरूर सूचित करें, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।